जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे एचपीएएस 2026 रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज का हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज योर इंडियन इकोनॉमी, पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। बट बिफोर दैट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। 22 सितंबर विच इज द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, द ऑस्पिशियस नवरात्रि फेस्टिवल, उसी दिन से हमारा नया ऑफलाइन लाइव बैच जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है। उसी दिन से जीएसटी 2.0 भी इंप्लीमेंट हो रहा है, आयरॉनिकली, है ना। तो इस बैच के लिए आप लोग जो है क्वेरीज कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन एनरोल विद अस। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सो दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। पहली बात तो सवाल ने पूछा यह है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको बताना है जो है वो गलत है। एन इंक्रीज इन बैंक रेट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। सेकेंड, लोअर CRR लोअर विल बी द लिक्विडिटी। higher CRR lower will be the liquidity and lower SLR higher will be the liquidity in the system। ऑप्शंस क्या है? 1 2 2 3 2 ओनली या फिर 4 ओनली। हाँ जी बच्चे, क्या लगता है क्या आंसर होगा? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन बैंक रेट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। अगर बैंक रेट इंक्रीज करते हैं तो लोन्स लेने महंगे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, नॉन कोलैटरलाइज्ड लोन्स, और मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, एब्सोल्युटली फाइन। सेकंड, लोअर सीआरआर का मतलब है लोअर द लिक्विडिटी, नो। लोअर सीआरआर का मतलब होगा हाइयर इंक्रीज द लिक्विडिटी, सो सेकंड विल बी इनकरेक्ट। थर्ड, हाइयर सीआरआर लोअर विल बी द लिक्विडिटी, यस। जितना ज्यादा सीआरआर होगा उतना बैंक को पैसा जो है वो रिजर्व में रखना पड़ेगा विद दी आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो लिक्विडिटी कम होगी। फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, सेकंड गलत है। फोर्थ, लोअर एसएलआर हाइयर विल बी द लिक्विडिटी। हाँ, अगर एसएलआर कम है तो इसका मतलब है लेस रिजर्व्स इन एसएलआर इन कैश, इन गोल्ड, कैश गोल्ड और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो चौथा भी सही हो जाएगा। सो इनकरेक्ट इज ओनली टू, आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बैंक रिजर्व्स? पहला, these reserves are kept partly as cash and partly in the form of financial instruments. Second, cash reserve ratio are deposits which commercial banks keep with the Reserve Bank of India. So आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। ओनली टू, ओनली वन, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। हाँ जी, बेसिक्स रखे हैं आज हमने विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी, मनी बैंकिंग। चलिए पहला स्टेटमेंट के these reserves are kept as cash and partly in form of financial instruments. Yes, financial instruments such as you can say government security, है ना, बोल सकते हैं। The reserves are kept. Okay, so इसमें हाँ ठीक बात है कि they are partly kept as cash and partly in the form of financial instruments. Fine. Second, cash reserve ratio or deposit which commercial banks keep with the Reserve Bank of India. Yes, CRR जो है वो आरबीआई के पास रखा जाता है। तो क्योंकि बोला है करेक्ट, सो आंसर बिकम्स बोथ 1 एंड 2। ठीक है, चलिए थर्ड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट अंडर एलसीआर? किसमें से कौन सा जो है वो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट कंसिडर नहीं किया जाता? यस गाइज, क्या लगता है क्या आंसर होगा? आई वेट फॉर 5 सेकेंड्स, प्लीज मार्क योर आंसर्स क्विकली टिल देन। ऑल राइट, लेट्स सी कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, जो लोग अभी देख रहे हैं सेशन, प्लीज मेक श्योर यू मार्क दी आंसर्स। क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? पहली स्टेटमेंट जो है क्या बोल रही है? हाँ जी बच्चे, चलो ठीक है। आई थिंक अब कमेंट बॉक्स में कुछ आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। सो लेट्स डिस्कस इट। देखो पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या बोल रही है? पहली स्टेटमेंट क्या सीधा वन लाइनर ही है, तो क्या बोल रही है कि आपका जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होते हैं दे आर, इसमें से किसको कंसिडर नहीं करते? ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यस। रिजर्व्स विद सेंट्रल बैंक, यस। कैश ऑफ कोर्स इज हाईली लिक्विड। सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है ये यहाँ पे बाहर जाएगा। ठीक है, कि डिपेंडिंग अपॉन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ऑल ऑफ द 3 ABC are considered to be high quality liquid assets.
एक्सेप्ट द फोर्थ वन। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड कौन सा है जिसको हम यूज करते हैं अपने, या बैंक्स यूज करते हैं अपने शॉर्ट टर्म के लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज, जिसमें हम बोलते हैं कैश आ सकता है सेंट्रल बैंक के पास जो आपके रिजर्व्स हैं, आरबीआई के पास, जैसे फॉर एग्जांपल एसएलआर वाला, एंड गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब अगर बैंक के पास कुछ जीसेक या टी बिल पड़ा है तो, राइट। चलिए, सो दैट इज एचक्यूएलए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, अब ये सवाल क्या बोल रहा है, लेट्स क्विकली रीड इट आउट। So first, an SRO, that is self-regulatory organization, is a non-governmental entity created by industry members to govern companies within the sector. Second, they are subject to complete government control with no autonomy in regulatory matters. And third, they set and enforce rules related to industry conduct with the aim of protecting customers and promoting professionalism. And आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 या फिर 1 ओनली। दीज आर योर ऑप्शंस, प्लीज रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मार्क द आंसर्स करेक्टली। हाँ जी बच्चे, चलिए देखिए, एसआरओ एक नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी है क्रिएटेड बाय इंडस्ट्री मेंबर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, दे आर सब्जेक्ट टू कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, नो, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एंड दे डू हैव ऑटोनॉमी, इनके पास ऑटोनॉमी होती है, विच मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, एसआरओ सेट एंड एनफोर्स रूल्स aimed at protecting customers and promoting professionalism, absolutely fine, no problem with that howsoever, and correct ही पूछा है तो बनेगा पहला और तीसरा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ये, ऑप्शन बी। ठीक है, सो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस काम क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर जो है, या किसी स्पेसिफिक कह सकते हो सेक्टर के अंदर, इंश्योर करना कि ऑपरेशंस जो हैं वो स्मूथली कंडक्ट हों एंड कस्टमर्स के इंटरेस्ट जो हैं वो सिक्योर ही रहें, राइट। सो इट इज जनरली अ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी। एंड हम क्या बोल रहे थे कि सरकार जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करती, डेलीगेट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री ओवरसाइट टू एसआरओस एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली सरकार उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, ठीक है। सो रीड इट फ्रॉम द पीडीएफ। पीडीएफ के लिए याद है मुझे, मैं बता देता हूँ, पीडीएफ के लिए आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल स्टाफ हिमाचल, जहां से आप सारी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी? प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। सो ऑप्शंस क्या है, 1 2 2 2 4 या ऑल? हाँ जी, क्या लगता है क्या आंसर होगा? क्या बोल रही है? कॉन्स्टिट्यूट्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ? जो फर्दर मुझे क्या दे, रिटर्न दे, या फिर मैं बोलता हूं मॉनेटरी या इकोनॉमिक गेन्स। तो कंजम्पशन गुड नहीं देगा फर्दर, वो तो लायबिलिटी होगा। कैपिटल गुड्स देगा, सर्विसेज नॉट नेसेसरली, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स नॉट नेसेसरली। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2, कि हम इसी को ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट मानेंगे। ठीक है, चलिए। सो कैपिटल गुड्स आर एसेट्स सच एज मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा, and hence production of capital goods is considered as an investment because it increases the productive capacity of the economy। ठीक है, इसलिए हम इन्हें यहाँ पे सिर्फ आंसर में उसी को इंक्लूड किया, राइट, अंडरस्टूड। एंड दैट इज वाई इनको कहा जाता है कि ये आपका ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी, यानी कि this question is with respect to your e-rupee. It's a sovereign currency issued by Reserve Bank of India in alignment with its monetary policy. It appears as a liability on RBI's balance sheet. Third, it is insured against inflation by its very design and freely convertible against commercial bank money and cash. And ये आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है, 1 2 1 3 1 2 4 या फिर none। हाँ जी बच्चे, देखिए यहां पे इसको पहली बात तो करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा स्टार्ट करते हैं। इट्स अ सॉवरेन करेंसी, यस, सॉवरेन। अपीयर्स एज अ लायबिलिटी, यस। इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, नो, ये गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बाहर। फोर्थ, फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, यस एब्सोल्युटली। सो आंसर बिकम्स 1, 2 एंड 4 हमने कहा था करेक्ट। ठीक है, ये टाइपो था यहाँ पे, इसलिए मैंने बोल दिया कि इसको करेक्ट के हिसाब से आंसर करो। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ईसीएफ ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो 3 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ो शाबाश इनको एंड बताओ क्या लगता है क्या आंसर होगा। हाँ जी बच्चे, I'll wait for 5 seconds. Please quickly mark your answers. हाँ जी, क्या लगता है जी? चलो शाबाश, फटाफट क्विकली मार्क योर आंसर्स, जो लोग भी देख रहे हैं सेशन को। ओके देखो, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, आरबीआई एक्ट 1934 स्पेसिफाइज टू कीप सम कंटिजेंसी बफर, यस ठीक बात है। सेकंड, it specifies that the surplus needs to be transferred to the government of India, absolutely ये बात भी सही है कि सरप्लस जो है वो आरबीआई के द्वारा भारत सरकार को ट्रांसफर की जाती है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। यहां पे देखो कीवर्ड क्या था, मे, बिल्कुल ठीक बात है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लो उस पैसे को स्पेंड करती है एंड अल्टीमेटली दैट मनी कम्स इनटू द सर्कुलेशन इन इकोनॉमी में, मार्केट में वो पैसा सर्कुलेशन में घूमना शुरू करता है जो अभी तक आरबीआई के पास था, राइट तो इसने वर्ड यूज किया है मे, हेंस दिस विल बी करेक्ट, राइट। अगर ये बोलता विल डेफिनेटली रिजल्ट इन इन्फ्लेशन तो हम बोलते नहीं, जरूरी नहीं है, राइट। सो आंसर बिकम्स ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। चलिए ग्रेट, चलते हैं नेक्स्ट, ये आप रीड कर लीजिएगा बाद में। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंसी सर्कुलेशन इन इंडिया। हाँ जी, सो नाउ मनी वेलोसिटी रेफर्स टू स्पीड एट विच सेंट्रल बैंक प्रिंट्स मनी। सॉल्व करें क्या साथ साथ ही? यस गाइस, थोड़ा रैपिड फायर टाइप, चलो ठीक है साथ साथ सॉल्व करते हैं। ये गलत हो जाएगा, मनी वेलोसिटी जो है वो सेंट्रल बैंक जिस रेट पे प्रिंट करता है मनी उसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं द rate with which or the pace with which it changes hands, that is called money velocity. Second, coins can be issued to up to denomination of rupees 1000 as per the coinage act of 1906. yes, 1000 रुपए तक के इशू किए जा सकते हैं ओनली थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर दी कॉइनेज एक्ट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, if new currency is being issued and RBI governor has the authority to decide its denomination, no, it is not the governor of the Reserve Bank of India, but you can say the Central Board of Directors of Reserve Bank of India। ठीक है, बोर्ड के पास पावर है, गवर्नर साहब के पास पावर नहीं है, तो तीसरा गलत है। तो पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, सही पूछा उसने, करेक्ट पूछा है, और आंसर बनेगा सिर्फ 2, ओनली 2, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, if RBI is pumping more money in the economy, then which of the following is true? Monetary base is increasing, money supply is increasing, money multiplier is increasing, and RBI's balance sheet is increasing. So please select the correct answer. हाँ जी, देखो पहला मॉनेटरी बेस इज इंक्रीजिंग, यस। मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, यस। मनी मल्टीप्लायर इज इंक्रीजिंग में हो सकता है इट मे और मे नॉट, डिपेंड करेगा बैंक्स कितना पैसा रिजर्व में रखेंगे, कितना पैसा आगे लेंड करेंगे, तो तीसरे पे हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते। चौथा, आरबीआई की बैलेंस शीट इज इंक्रीजिंग, यस, तो 1, 2 एंड 4 विल बी एब्सोल्युटली देयर, आंसर बनेगा ये वाला। ठीक है, चलिए, सो ये हमने बोल दिया मे नॉट बी नेसेसरली ट्रू कि मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो, मे और मे नॉट डिपेंड्स ऑन ओवरऑल रिजर्व रेशोज, ओवरऑल करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, कितना पैसा जो है जनता, कितना पैसा जनता के हाथ में जाता है और कितना जो है वो बैंक लेंड करता है, राइट। चलिए ग्रेट, सो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। हाँ जी, so you've got 4 statements and ये हमने टाइपोलॉजी डिफरेंट यूज किया है यहाँ पे, दिस इज डिफरेंट टाइपोलॉजी।
ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर नन? इनकरेक्ट पूछा है सवाल ने। देखो चलो साथ साथ करते हैं सॉल्व। पहला स्टेटमेंट, अंडर सेक्शन 45ZA सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ सीपीआई वंस इन 7 ईयर्स। यहां पे प्रॉब्लम आ गई, तो क्लियर कर देते हैं। इट इज नॉट वंस इन 7 ईयर्स, इट इज वंस इन एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, और इस बार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब जो डिसाइड किया हुआ है दैट इज, जो अभी हमारा सीपीआई सी का टारगेट है दैट इज 4% प्लस माइनस टॉलरेंस रेंज ऑफ 2%। ये है टिल 31st ऑफ मार्च 2026। ठीक है, तो उससे पहले ही अनाउंस किया जाएगा कि ये टारगेट आगे चेंज कर रहे हैं या इसको रिटेन कर रहे हैं फॉर अनदर 5 ईयर्स। तो पहला गलत। दूसरा, 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज द इन्फ्लेशन टारगेट एंड टॉलरेंस बैंड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड आफ्टर इट वाज फिक्स्ड फॉर पीरियड 2016 से 21। नो, इट डिड नॉट रिवाइज, इट केप्ट इट सेम और यू कैन से इट केप्ट इट कांस्टेंट यहीं पे। तो दूसरा भी गलत। तीसरा, 45ZB provides for the continuation of constitution of a 6-member MPC to determine the policy rate required to achieve inflation target. Yes, इसमें कोई गलती नहीं है। चौथा, average inflation being more or less the upper tolerance level of the inflation target for any 2 consecutive quarters constitutes a failure. यहां पे प्रॉब्लम है, any 2 नहीं, it is 3 consecutive क्वार्टर्स। तो चौथी हो जाएगी गलत। अब सवाल ने पूछा था हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, द क्वेश्चन वांटेड यू टू मार्क हाउ मेनी ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। तो कौन कौन सी 3 गलत हो गई? यस, 3 आर इनकरेक्ट। तो आंसर बन जाएगा 3, ऑप्शन सी के 3 स्टेटमेंट जो हैं वो इसमें से एब्सोल्युटली इनकरेक्ट थी। ठीक है बच्चे, हाँ जी, आई होप यहां तक समझ में आ गई हैं सारी चीजें। चलिए ग्रेट, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। इसको आप रीड कर सकते हैं एंड पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। वहां पे आपको सारा जो भी कंटेंट हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलरली यूट्यूब पे, उस सारे कंटेंट की फ्री अवेलेबिलिटी वहां पे आपके लिए रहती है, पीडीएफ हो चाहे और बाकी फाइल्स हों। ठीक है बच्चे, चलिए, सो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू टुडेज सेशन। इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, बट बिफोर यू गो अवे बस जाते आते सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड स्प्रेड द वर्ड। चलिए ठीक है, तो मिलेंगे, थैंक यू सो मच। एंड यस, जो लोग मेंस में अपीयर हो रहे हैं 25 सितंबर को, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। उन सभी को जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएं बहुत सारी। बहुत कॉन्फिडेंटली जाके जो है, जो भी आपने तैयारी की है, हैव कॉन्फिडेंस ऑन दैट, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट ऑन योर ओन एबिलिटीज, ऑन योर प्रिपरेशन, ऑन द एफर्ट्स व्हिच यू हैव पुट इन ओवर द पास्ट सो मेनी मंथ्स। जो आप इन 3-4 महीने से लगातार एफर्ट्स डाल रहे थे उसके अंदर, एंड पर्टिकुलरली अभी जो आपने इंटेंसिफाई किया अपनी प्रिपरेशन को मेंस को लेकर, तो हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, है ना, एंड ऑफ कोर्स द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी आल्सो। चलिए ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम फ्रॉम 25th of September 2025 HPS मेंस एग्जाम। एंड फिर मिलते हैं अगले सेशंस में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।